बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n। हम बात करें यहां पर बाइनोमियल थ्योरम की कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म किस तरह फाइंड आउट की जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्स n है इसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो इंडेक्स n जो है ये इवन होगा या ऑड होगा। हम इन दोनों केसेस को अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि हम मिडिल टर्म किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। केस 1, if n is even, अगर n इवन होगा n बाय 2, n अगर इवन होगा तो इवन नंबर 2 पर डिवाइड हो जाएगा प्लस 1, n बाय 2 प्लस 1th टर्म will be only मिडिल टर्म। एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूं। फर्ज करें हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a माइनस 2x और इसकी होल पावर है 8 और हमें कहा जाता है कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर जो मिडिल टर्म है वो मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, n है हमारे पास इवन। अब इसकी जो मिडिल टर्म है वो कितनवीं टर्म होगी ये हमें मालूम करना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कितनवीं टर्म होगी तो हम जनरल टर्म के फार्मूला से बासानी वो टर्म मालूम कर लेंगे। अब n इवन है तो हम लिखेंगे हेयर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब ये क्या बनेगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 प्लस 1 5th टर्म विल बी ओनली मिडिल टर्म। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 5th टर्म आप जनरल टर्म के फॉर्मूला से मालूम कैसे करेंगे? जनरल टर्म में क्या होता है? लेफ्ट साइड पर t और सबस्क्रिप्ट होता है r प्लस 1। आपको अगर 5th टर्म मालूम करनी है तो आप r को क्या वैल्यू देंगे? शाबाश जी, r को हम वैल्यू देंगे 4, तो हम 5th टर्म मालूम करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट, ये तो केस हो गया अगर n इवन हो, और अगर n ऑड होगा तो उस सूरत में क्या होगा आइए आपको बताता हूं। केस 2, if n is odd। स्टूडेंट्स, अगर n इंडेक्स ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी या ऑड? शाबाश, अगर n ऑड होगा तो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब अगर n ऑड है तो उसमें 1 ऐड करने से इवन नंबर आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ टर्म्स की सूरत में हमारी एक मिडिल टर्म नहीं आ सकती। आप जस्ट इमेजिन करें, फर्ज करें कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं। मैं उन्हें कह देता हूं 1 2 3 और 4। 4 टर्म्स हैं, तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है? कोई एक मिडिल टर्म है? द आंसर इज नो। हमारी इस वक्त 2 मिडिल टर्म्स हैं। आप इसको हटा दें, इसको हटा दें तो हमारी ये दो जो हैं ये मिडिल टर्म्स हैं। यानी अगर n ऑड होगा तो हमारी 2 मिडिल टर्म्स हमें हासिल होंगी। सो इन 2 मिडिल टर्म्स का जो नंबर है कि ये कितनी भी टर्म्स होंगी ये मालूम करने के लिए हमारा तरीकेकार होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो उन टर्म्स के नंबर होंगे। विल बी 2 मिडिल टर्म्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए भी।
फर्ज किया हमारे पास है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन 3 माइनस 4x और इसकी होल पावर है फर्ज किया 15। अब इंडेक्स है ऑड। हमें कहा जाता है कि इसकी एक्सपेंशन में से मिडिल टर्म्स मालूम करें। अब हमारी मिडिल टर्म्स के नंबर क्या होंगे, कितनी टर्म्स होंगी, हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8th एंड 15 प्लस 3 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9th। वैसे यहां से आपको अगर पता चल गया कि 8th एक टर्म है तो दूसरी डेफिनेटली उससे अगली टर्म होगी। 8th एंड 9th विल बी 2 मिडिल टर्म्स। इन द एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। Students, this is problem number 10. Statement is determine the middle term in the following expansions. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो यहां पर इंडेक्स है 12। आपको रिकॉल करना है अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अगर इंडेक्स इवन है तो इसकी मिडिल टर्म कितनी टर्म होगी? शाबाश जी, हमारा फॉर्मूला था n बाय 2 प्लस 1, यानी अगर n इवन होगा तो n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहां पर 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब 12 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 1 विल बी 7। सेवंथ टर्म विल बी द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब सेवंथ टर्म मालूम करने के लिए जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसमें r की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? द आंसर इज 6। आप r की वैल्यू 6 पुट करेंगे, n की वैल्यू होगी 12, a की वैल्यू 1/x और b की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आपके पास सेवंथ टर्म यानी कि मिडिल टर्म आ चुकी होगी। इस प्रॉब्लम पर अगर आप आए तो हमारे पास इंडेक्स इस दफा है ऑड। जब इंडेक्स ऑड हो तो हमारे पास कितनी टर्म्स मिडिल टर्म्स होती हैं? द आंसर इज 2 टर्म्स मिडिल टर्म्स के तौर पर आती हैं। और वो दोनों टर्म्स किस तरह से मालूम होंगी? 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पहली टर्म और 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 1 इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6th और इसके बाद यहां से आएगा 7। 6th and 7th will be the 2 middle terms in this expansion. अब 6th टर्म मालूम करने के लिए r की वैल्यू होगी 5 और 7th टर्म के लिए r की वैल्यू 6। आप बासानी ये 6th और 7th टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 8 में सर्टेन टर्म फाइंड आउट करना सीखा था। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमारा जो इंडेक्स है वो है 2m प्लस 1। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये इंडेक्स इवन है या ऑड? शाबाश, 2m प्लस 1। m जो है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। m इज एन इंटीजर एंड m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। m जो है ये भी कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। m की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2 इंटू 0 विल बी 0, 0 प्लस 1 हमारे पास आंसर आएगा 1। अगर m की वैल्यू सॉरी आप लेंगे 1 तो 2 1s आर 2, 2 प्लस 1 विल बी 3। m की वैल्यू लेंगे 2, 2 2s आर 4, 4 प्लस 1 विल बी 5। अब आपको समझ जाना चाहिए 1 3 5 ये एक सीक्वेंस बन रहा है और ये
ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस है, यानी 2m+1 ये जो इंडेक्स है ये ऑड है। अब इंडेक्स ऑड हो तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं इवन, यानी 1 ऐड करने से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। 2m+1+1, 2m+2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब हमें मिरल टर्म्स मालूम करनी है। हमारे पास मिरल टर्म्स के नंबर्स क्या होंगे? चूंकि हमारे पास जो है वो इंडेक्स ऑड है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे हेयर 2m+1 is odd integer, so there will be two middle terms. अब वो मिडल टर्म्स कौन कौन सी होंगी? हमने पढ़ा था कि n+1, अगर n ऑड हो तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 और n+3 डिवाइडेड बाय 2 ये मिडल टर्म्स के नंबर होंगे। यहां पर n की जगह पर आ गया 2m+1, तो 2m+1+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2m+1+3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी होंगी दो मिडल टर्म्स, विल बी 2 मिडल टर्म्स। दैट इज टू से, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2m+2 न्यूमरेटर में आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2m+2, 2 कॉमन लेने से ये 2 कैंसिल, m+1 ये एक टर्म और दूसरी 2m+4, 2 कॉमन लेने से बन जाएगा m+2 ब्रैकेट के अंदर और 2 के साथ कैंसिल। वैसे भी अगर m+1 एक टर्म है जो कि मिडिल टर्म बन रही है, तो इससे अगली टर्म 1 ऐड करने से हमारे पास उसका नंबर आ जाएगा, दैट इज m+2 टर्म will be 2 middle terms. अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए मालूम करूंगा ये वाली मिडिल टर्म और आप खुद कीजिएगा ये वाली मिडिल टर्म मालूम। अब ये मिडिल टर्म मालूम करने के लिए मुझे आर क्या पुट करना चाहिए? शाबाश जी, हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, फिर आप सोच सकेंगे कि आर की वैल्यू क्या होगी। सिंस tr+1 is equal to ncr a n minus r br is जनरल टर्म। अब मुझे यह टर्म मालूम करनी है, इसकी हेडिंग दे लेते हैं, फॉर m+1th टर्म। स्टूडेंट्स हमें m+1th टर्म अगर मालूम करनी है तो यहां पर r की जगह पर क्या पुट किया जाएगा? शाबाश जी, अगर हमें फर्ज करें 7th टर्म मालूम करनी हो तो r की जगह पर 6 पुट करेंगे। अगर हमें m+1th टर्म मालूम करनी है तो r की जगह पर सिंपली हम m पुट कर देंगे। हम यह लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू m, n हमारे पास है, इंडेक्स जो है हमारे पास वो यहां पर है 2m+1, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1/2x। पुटिंग दीज वैल्यूज इन जनरल टर्म, m+1th टर्म ncr 2m+1 cr, r की जगह पर आ जाएगा m, a की जगह पर 2x, n - r यानी 2m+1
माइनस m और -1/2x होल पावर r यानी m। इसको अब हमने करना है स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, शाबाश, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पर बन जाएगा 2m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू 2m प्लस 1 माइनस m फैक्टोरियल। नेक्स्ट यहां पर 2m माइनस m विल बी m, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2m माइनस m m प्लस 1, और x के लिए भी यही पावर बन जाएगी, x की पावर भी m प्लस 1। अब यहां पर -1 की पावर m, 2 को अगर हम ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या बन जाएगी इसकी? 2 की पावर है अभी 1, ऊपर आ जाएगा तो -1 m के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर बन जाएगी -m। इसी तरह x की पावर भी -m। ये तमाम टर्म्स हम अगर ऊपर ले आएंगे तो हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर ये बेस और ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा x और x ये दो बेसिस भी सेम हैं, पावर्स ऐड की जा सकती हैं। सिंप्लीफिकेशन फर्दर परफॉर्म करते हैं। -1 रेज टू पावर m का क्या होगा? m है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमें नहीं पता कि ये इवन है ऑड है, ये दोनों इनफैक्ट इवन भी होगा कभी ऑड भी होगा, सो ये एज इट इज रहेगा। हम इसे -1 रेज टू पावर m के तौर पर स्टार्ट पर लिख देते हैं कि जो भी मिडिल टर्म होगी उसका जो साइन डिसाइड होगा वो लेफ्ट साइड पर ही लिखा जाएगा, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसके बाद ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू 2m माइनस m विल बी m प्लस 1 होल फैक्टोरियल। अब बेसिस सेम है, m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2, तो यहां पर आ गया 2। अब आ गया x। स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट मिडिल टर्म आ चुकी। अब बात करते हैं सेकंड मिडिल टर्म की। सेकंड मिडिल टर्म का स्टूडेंट्स नंबर है m प्लस 2। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप इस टर्म को मालूम करने के लिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे। ये हमारे पास है फॉर्मूला, r की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि यहां पर m प्लस 2 बन जाए। शाबाश, द आंसर इज m प्लस 1। आप r की वैल्यू m प्लस 1 पुट करेंगे, आप r को कर देंगे m प्लस 1, n a और b एज इट इज रहेगा, और देन सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको दूसरी मिडिल टर्म हासिल हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको खुद परफॉर्म कीजिएगा, आपकी लर्निंग होगी। मैं बढ़ता हूं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12. Statement is, show that the middle term of 1 plus x whole power 2n is this. हमें साबित करना है कि इसकी एक्सपेंशन की मिडिल टर्म ये है। स्टूडेंट्स मुझे इस किस्म के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है। फर्ज करें अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको एग्जाम्स के अंदर ही पेपर सॉल्व करते हुए ही मालूम हो जाएगा कि आपका सवाल दुरुस्त हो चुका है, या अगर खुदा ना खास्ता गलत भी हो जाएगा तो आप वहां पर उसे करेक्ट करने के काबिल होंगे। जिसका जवाब मौजूद नहीं होता और हमें याद भी नहीं होता, सो हम उसे अल्लाह के सहारे पर छोड़कर आते हैं। यहां पर आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर ही फौरन सॉल्यूशन एंड होते ही पता चल जाएगा कि आपने सही कर लिया। हमें स्टूडेंट्स इसकी एक्सपेंशन की मिडिल टर्म ये साबित करनी है, यानी हमें इसकी एक्सपेंशन में से मिडिल टर्म मालूम करनी है। अब मेरा सवाल यह है कि जो इंडेक्स है 2n ये इवन है या ऑड, क्योंकि दोनों
केसेस में हमारा जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। 2n क्या है? शाबाश, n आपके ज़हन में फौरन सवाल आना चाहिए कि n क्या है। तो स्टूडेंट्स n अगेन आपको बता दूं, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 2 0 0, तो आपकी पावर जो है वो 0 बन जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 2 1s are 2। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 2s are 4, यानी 0 2 4। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 2 3s are 6 एंड सो ऑन। 0 2 4 6 ये किस किस्म का सीक्वेंस है? शाबाश, ये इवन इंटीजर्स का सीक्वेंस है। सो 2n आपकी जो इंडेक्स है वो है इवन। तो हम स्टार्ट लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हियर 2n इज इवन इंडेक्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन या ऑड? अगर इंडेक्स इवन है तो +1 ऐड करने से आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स, और इवन में 1 ऐड करने से हमारे पास हासिल होता है ऑड नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। Here 2n is even, so अब इवन इंडेक्स की सूरत में नंबर ऑफ जो मिडिल टर्म का नंबर है वो किस तरह मालूम होता है आप जानते हैं। सो 2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विल बी द ओनली मिडिल टर्म, और हमारे पास यहां पर मौजूद भी एक ही मिडिल टर्म है। 2 2 के साथ कैंसल, n प्लस 1th विल बी द मिडिल टर्म। यह है स्टूडेंट्स मिडिल टर्म का नंबर जो हमें मालूम करनी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे उसमें t का सबस्क्रिप्ट है r+1, n+1 सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए r की वैल्यू क्या पुट होगी? शाबाश, वहां पर है r+1, हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है n+1, तो r की जगह पर डायरेक्टली हम n पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। Since general term of binomial theorem is NCR an minus r br, स्टूडेंट यहां पर n को रिप्लेस करेगा 2n, r की वैल्यू हम पुट करेंगे n, a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू x। Here put r is equal to n, a is equal to 1, b is equal to x। n+1, इंडेक्स हमारे पास है 2n, r की वैल्यू n, a की वैल्यू है 1, 2n माइनस n यानी इंडेक्स माइनस r और x रेज टू पावर n। इसे हमने सिंप्लीफाई करके ये टर्म बनाकर दिखाना है। स्टूडेंट्स जरा इस टर्म को भी देख लें। हमारे पास नजर आ रहा है 2 रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। अब यहां पर 2 रेज टू पावर n हमें दिखाई नहीं दे रहा, x रेज टू पावर n हमारे पास मौजूद है। सो हमें इसे प्रिजर्व करना है, इसे बचा कर रखना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है n फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में 1 3 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऑड नंबर्स के फैक्टर्स बने हुए हैं, ऑड इंटीजर्स के इनफैक्ट फैक्टर्स हैं। अब यहां पर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, एनसीआर का फॉर्मूला जी 2n होल फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n होल फैक्टोरियल। 1 रेज टू पावर n विल बी 1,
सो ये एलिमिनेट और ये आ गया x रेज टू पावर n। अब 2n माइनस n ये क्या होगा जी, इट विल बी n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को एज इट इज अभी कॉपी कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें अपनी डेस्टिनेशन देखनी है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। x रेज टू पावर n जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास पहले से आ चुका है, सो हम इसे मौजूद रखेंगे। डिनोमिनेटर में एक n फैक्टोरियल नजर आ रहा है, यहां पर हमारे पास दो n फैक्टोरियल्स हैं, यानी इनमें से एक कैंसिल होगा और कैंसिलेशन के लिए डेफिनेटली ऊपर n फैक्टोरियल बनेगा और दूसरी बात ऊपर 2 रेज टू पावर n भी बनना चाहिए। अब ये सारा काम होना है यहां से। अब 2n फैक्टोरियल को हमें एक्सपैंड करना है। फैक्टोरियल को एक्सपैंड कैसे करते हैं? फर्ज करें अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं जी, 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हर दफा एक नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेजुअली नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है। सो यहां पर हम अगर लिखेंगे 2n होल फैक्टोरियल तो इसे लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पर एज इट इज tn प्लस 1। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें यह फैक्टोरियल एक्सपैंड करना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2n, उसके बाद 2n माइनस 1, देन 2n माइनस 2, देन 2n माइनस 3 और चलते चले जाएं तो एंड हमारा होगा 4, 3, 2 और 1 पर, यानी ये हमारी कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन आ गई। फैक्टोरियल की डेफिनेशन यही है इनफैक्ट, x रेज टू पावर n और डिनोमिनेटर में हमारे पास n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स मेरा आपसे सवाल यह है कि 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यहां तक 1 तक, ये कितने फैक्टर्स हैं? शाबाश, आपके ज़हन में आएगा कि ये n फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप गलत सोच रहे हैं। आप किस तरह गलत सोच रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये हमने एक्सपैंड किया है 2n होल फैक्टोरियल, ये हमने किया है एक्सपैंड। मैंने आपसे सवाल किया था कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। आप जरा सोचें, अगर हमारे पास हो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास है 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3, 2 और 1, कितने फैक्टर्स आ गए? हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। अगर हमारे पास हो 4 फैक्टोरियल तो 4, 3, 2, 1, 4 फैक्टर्स आ गए। अब इसी को अगर हम डबल कर लें 2n फैक्टोरियल, तो 3 की बजाय अगर मैं यहां पर कर दूं 6 फैक्टोरियल, तो अब 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गए? द आंसर इज 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गए। इसी तरह अगर आप 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 8 फैक्टोरियल में 8 फैक्टर्स होंगे। सो यहां पर हमारा है 2n होल फैक्टोरियल, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे पास 2n। आप इन 2n फैक्टर्स को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। एक हमारे पास इवन फैक्टर्स होंगे और एक ऑड फैक्टर्स होंगे। इवन फैक्टर से मेरी मुराद क्या है स्टूडेंट्स? इवन फैक्टर से मेरी मुराद है 6, 4, 2 और ऑड फैक्टर्स 5, 3 और 1। अब यहां पर 2n ये हमारे पास है इवन फैक्टर। क्यों? n की वैल्यू आप 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 6, ये है इवन फैक्टर, ये इवन फैक्टर। और इस तरह के बाद 2n माइनस 2 के बाद 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, 2n माइनस 8 और आखिर पर 4, 2, ये हमारे पास आखिर से 1, 2, 3 और 4, ये मैं यहां पर लिखूंगा। इनफैक्ट ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह मैंने अभी बोले 2n माइनस 2 के बाद 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, 2n माइनस 8, चलते चले गए तो एंड हमारा होगा 4 और 2 पर। और ये हमारे पास है जो मैं क्रॉस कर रहा हूं,
ऑड फैक्टर्स। ये इवन और ऑड फैक्टर्स जब हम अलग अलग कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास हैं 2n। जब ये अलग अलग हो जाएंगे यानी दो हिस्सों में बट जाएंगे तो n एक तरफ चले जाएंगे, n एक तरफ चले जाएंगे, यानी दो बराबर हिस्सों में ये सेपरेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इवन और ऑड फैक्टर्स को हम अलग करते हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें जो अपना आंसर लाना है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 1, 3, 5 अप टिल 2n-1 ये जो फैक्टर्स थे ये मौजूद थे हमारे आंसर के अंदर, लेकिन जो इवन फैक्टर्स थे वो मौजूद नहीं थे। हम इसको मिटा लेते हैं और अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स हम इन फैक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। हमारे पास इवन फैक्टर्स पहले हम लिखेंगे 2n, इसके बाद 2n-2 और चलते चले गए 4 और 2। इसके बाद हम लिखेंगे ऑड फैक्टर्स 2n-1, 2n-3 और चलते चले गए तो 3, 1। और आखिर पे हमारे पास x रेज़ टू पावर n और डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये टोटल फैक्टर्स थे 2n। अब n नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए इधर और n नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए हमारे पास इधर। हमने दो हिस्से कर दिए। अब यहां पर आप देखें ये जो फैक्टर्स हैं, यहां पर एक 2 मौजूद, इस फैक्टर में से भी 2 कॉमन निकल सकता है, यहां से भी 2 कॉमन निकल सकता है, यहां से भी 2 कॉमन निकल सकता है। इन तमाम फैक्टर्स में से 2 कॉमन निकल सकता है। अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हों तो 2 कॉमन आएंगे। अगर हमारे पास 3 फैक्टर्स हों तो हमारे पास 3 2 कॉमन आएंगे। यहां पर टोटल फैक्टर्स है n, तो हमारे पास n 2s कॉमन के तौर पर आएंगे। सो हम यहां पर 2 कॉमन लेने लगे। टू जब हम कॉमन लेंगे तो ये 2 की तादाद जो है ये है n, तो हम इसे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n। अगर 2 हो 2 इंटू 2 तो हम इसे लिखते हैं 2 स्क्वायर। अब ये n है, चूंकि हमारे पास ये फैक्टर्स की तादाद n है। ब्रैकेट में हमारे पास यहां पर आ जाएगा n, यहां पर आ जाएगा n-1, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 1। अब हमें जो फाइनल आंसर गिवन है, जो मिडिल टर्म हमें गिवन थी, उसमें ये जो ऑड फैक्टर्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है 1, उसके बाद 3, उसके बाद होगा हमारे पास 5 और चलते चले गए तो लास्ट वन 2n-1। मैं इसे उसी पैटर्न में लिख रहा हूं कि जिस पैटर्न में हमें फाइनल आंसर बनाना है। 2n-1 से पहले 2n-3 डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि हमें जो आंसर बनाना है उसमें ये नजर नहीं आ रहा। x रेज़ टू पावर n। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है 2 दफा n फैक्टोरियल। अब अपना आंसर जरा देख लें, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देखने के आपको क्या बनाना है। x रेज़ टू पावर n हमें चाहिए था, हमने शुरू से इसे बचाया हुआ है। डिनोमिनेटर में हमें एक n फैक्टोरियल चाहिए। एक n फैक्टोरियल अब कैंसिल होना चाहिए। आप देखें कि किसके साथ ये कैंसिल होगा, ये भी आपको चाहिए। आपको इनफैक्ट फाइनल आंसर में ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, एक n फैक्टोरियल रिक्वायर्ड है और 2 रेज़ टू पावर n रिक्वायर्ड है। अब रह गए ये दो चीजें, n फैक्टोरियल और ये चीज। ये क्या है, n इंटू n-1 एंड सो ऑन टू 1। ये क्या है, ये इनफैक्ट n फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है। सो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी, हम लिखेंगे t n+1 2 रेज़ टू पावर n इंटू 135 up till 2n-1
डिनोमिनेटर में हमारे पास है n फैक्टोरियल और यहां पर है x रेज टू पावर n इज द रिक्वायर्ड मिडल टर्म। स्टूडेंट्स, जहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, हमने मिडल टर्म फाइंड आउट करने से मुतालिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की जानिब और उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड pth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n। आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूं, फर्ज करें आपके पास है a प्लस एक्स होल पावर 20। आपसे कहा जाए कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर आप 7वीं टर्म मालूम करें, तो आप क्या करेंगे? आप r की जगह पर 6 पुट करके 7th टर्म मालूम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एक्सपेंशन में एंड से 7th टर्म मालूम करें, तब आप r की वैल्यू किस तरह से चूज करेंगे? यह है हमारा प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हैं, एक है ट्रिक 1 और एक है ट्रिक 2। ट्रिक नंबर 1, स्टूडेंट्स, इसकी एक्सपेंशन के अंदर pth टर्म फ्रॉम एंड जो होगी, वो अगर आप इसको रिवर्स कर दें, x प्लस a कर दें, तो उस एक्सपेंशन के अंदर वो pth टर्म फ्रॉम स्टार्ट बन जाएगी। बहुत आसान। यानी अगर आपको इसकी एक्सपेंशन के अंदर 7th टर्म फ्रॉम लास्ट मालूम करनी है, तो आप इसे कर लें x प्लस a होल पावर 20, यानी इन दोनों की जगह बदल लें, तो वो 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन जाएगी। यानी अगर मैं इस जनरल सवाल का जवाब लिखूं, तो इसका जवाब होगा pth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n विल बी pth टर्म from start in the expansion of x plus a whole power n। यानी इन दो टर्म्स की जगह बदलने से वो जो लास्ट वाली टर्म थी pth टर्म फ्रॉम एंड, वो pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन जाएगी। अब pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मालूम करने के लिए आप r की वैल्यू आसानी से चूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मालूम करनी है, तो सिंपल r की वैल्यू आप 7 पुट कर देंगे। ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता, दूसरा ट्रिक, स्टूडेंट्स ट्रिक नंबर 2 के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो है, अगर आपको pth टर्म फ्रॉम एंड मालूम करनी है, तो आपका फॉर्मूला है pth टर्म from end will be n minus p plus 1th term from start। अब एग्जांपल के जरिए अगर आपको मैं बताऊं, इसकी एक्सपेंशन के अंदर से अगर आपको 7th टर्म फ्रॉम द एंड मालूम करनी है, तो एक रास्ता तो मैंने आपको बता दिया कि आप इन दोनों की जगह बदल के 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मालूम कर लें, r की वैल्यू 6 पुट कर लें। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आपको 7th टर्म फ्रॉम एंड मालूम करनी है, तो आप 20 माइनस 7 प्लस 1, 20 माइनस 7 13, 13 प्लस 1 14th टर्म फ्रॉम स्टार्ट मालूम कर लें। जो 14th टर्म फ्रॉम स्टार्ट होगी, वो 7th टर्म फ्रॉम द एंड होगी। अब 14th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट मालूम करने के लिए आप r की वैल्यू 13 पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो ट्रिक्स हैं इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए इस टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। स्टेटमेंट इज फाइंड
2n+1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें इस एक्सपेंशन की लास्ट से एंड से 2n+1th टर्म मालूम करनी है। स्टूडेंट्स कौन सा ट्रिक बेहतर है? आपके ख्याल से फर्स्ट ट्रिक बड़ा सिंपल है, उसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें 2n+1th टर्म फ्रॉम एंड अगर मालूम करनी है तो इसे फ्रॉम स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जी शाबाश, हमारा ट्रिक है कि हम इन दोनों की जगह बदल देंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 2n+1th टर्म from the end in the expansion of x minus 1 by 2x whole power 3n will be 2n+1th term from the start in the expansion of minus 1 by 2x plus x whole power 3n। सो हम फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन की 2n+1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब 2n+1th टर्म मालूम करने के लिए r की वैल्यू क्या होगी ये जरा आप सोच लें। मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं, दैट इज जनरल टर्म फॉर्मूला। सिंस tr+1 is equal to ncr an minus r br। अब इस फॉर्मूला में r की वैल्यू क्या पुट होगी? आपको 2n+1th टर्म मालूम करनी है। अब ये 1 आपके पास मौजूद, 1 यहां पर मौजूद, r की जगह पर आपके आ जाएगा 2n। पुटिंग r is equal to 2n, a की जगह पर आ जाएगा -1 by 2x और b की जगह पर आ जाएगा x और इंडेक्स है आपका 3n। वैल्यूज पुट करते हैं। सॉरी, यहां पर आपके पास r की जगह पर आना है, आपकी r की वैल्यू दैट इज 2n + 1 इज इक्वल टू n की जगह पर 3n और r की जगह पर आपके पास 2n, a की जगह पर आपके पास -1 by 2x और n माइनस r आपका फॉर्मूला है तो 3n - 2n, b की वैल्यू है x और पावर r दैट इज 2n। अब स्टूडेंट्स हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम, यह आ जाएगा 3n होल फैक्टोरियल ओवर 2n होल फैक्टोरियल और 3n - 2n विल बी n फैक्टोरियल। अब यहां पर 3n - 2n विल बी n, -1 की पावर भी n, 2 को हम ऊपर ले आएंगे तो 2 की पावर बन जाएगी -n, x की पावर भी -n, चूंकि ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है यहां पर इसकी पावर है x की भी और 2 की भी 1, ऊपर आके -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, पावर्स नेगेटिव हो गई और यहां पर x की पावर 2n। फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। -1 होल पावर n, इसको शुरू में लिख लें। हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, सो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 3n होल फैक्टोरियल ओवर 2n होल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब बेसिस सेम,
इसको आप अगर पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1/2 रेज टू पावर n। चूंकि आपके पास 2 और कोई मौजूद नहीं था, सो इसे हमने पॉजिटिव बनाना था, इसकी पावर को इसे नीचे ले गए। यहां पर -n + 2n विल बी n, x रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स, ये है हमारी रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड। जो हमें एंड से मालूम करनी थी, हमने उसे स्टार्ट में कन्वर्ट कर लिया। हम यहां लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड टर्म। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।